टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत छोटे छोटे से बेसिक्स हैं, अगर फॉर्मूलाज और कंसेप्ट समझ लोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी इस टाइम का बाइबल नहीं है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहला सर्कल, सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? अगर कहीं पे भी कुछ गिवन नहीं हो तो वैल्यू हमेशा ली जाती है 22/7। अगर दी हो तो 3.14 लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक है। सर्कमफ्रेंस होता क्या? आउटर बाउंड्री। अगर किसी भी पॉलीगन के केस में हम इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कल के केस में इसकी आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब बात आई सेमी सर्कल की, तो हम सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा, आधा का मतलब हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ, इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना, यहां पे एक और वर्ड भी यूज हो जाता है, इसको एक बोलते हैं प्रोटेक्टर, भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। वो बोलेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, या सेमी सर्कल आएगा तो ध्यान रखना सेमी सर्कल के केस में पाई आर प्लस डी होता है इसका फॉर्मूला। सेमी सर्कुलर रीजन का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस डी। दूसरा, इसको ये वर्ड लिखा हुआ रहता है, ये प्रोटेक्टर वर्ड भी बोल देता है। तो प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर प्लस डी, ठीक है। दो बेसिक कंसेप्ट्स और कराता हूं। एक व्हील किस शेप में होता है? आप साइकिल का व्हील देखते हो, कार का व्हील देखते हो, किस शेप में होता है? किस शेप में होता है? सर्कल शेप में होता है, कोई और शेप तो नहीं होती व्हील की, यही होता है। अब एक चीज हो, जब ये व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो रोड पे क्या चीज टच होती है? इसकी सर्कमफ्रेंस। यानी कि जब ये एक बार पूरा रिवॉल्व करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला बन जाएगा n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके क्वेश्चन 2-3 तरीके से आते हैं कि एक कार है, एक कार ने 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया, और उस व्हील का जो डायमीटर गिवन है, तो बताओ वो टायर कितनी बार घूमा होगा। उल्टा करके क्वेश्चन पूछता है टायर है, अगर वो 5000 बार घूमा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। दोनों केस के लिए फॉर्मूला यही लगाना है। ये फॉर्मूला किसका है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। ये व्हील का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? आपने क्वेश्चन ये 7th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा। एक सर्कल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये एक छोटा आर है, इसको विड्थ बोलते हैं। इसका क्वेश्चन नॉर्मली कई बार कैसे आ जाता है कि एक पार्क है, पार्क के आसपास में एक ट्रैक बना हुआ है जॉगिंग करने के लिए, उस ट्रैक की विड्थ दी हुई है, उस विड्थ का, उसका ट्रैक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है? छोटे सर्कल का रेडियस। बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो निकलता है हमेशा आर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकलता है स्मॉल आर प्लस विड्थ। स्मॉल रेडियस में विड्थ ऐड कर देंगे तो बड़े सर्कल का रेडियस। हमें यहां पे पूछ रहा है एरिया ऑफ रिंग, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान से समझना, दो ओरल क्वेश्चन है ये वाले। कहता है एक छोटा सर्कल है कोई, एक और सर्कल है, लेट से इसका जो रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है इन दो सर्कल के सरकमफ्रेंस को मिला करके, यानी इनके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल एक बड़ा सर्कल बनाना है। तो बताओ इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? पहले क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर एक नया सर्कल बनाना है जिसकी इनकी सरकमफ्रेंस का सम इसकी सरकमफ्रेंस हो। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा, पहले दोनों के रेडियस को ऐड करेंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। लेकिन ये कौन से केस में है? जब वो बोलेगा इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस। दोनों के केस में रेडियस को ऐड कर देना। ये सिर्फ एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वो बोलेगा, इसके बाद बोलेगा सेम चीज बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा इस सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया दोनों को सम करके इस बड़े वाले सर्कल का एरिया है। तो उस केस में बताओ बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस R2² इक्वल होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, और छोटा सा एक चीट कोड याद रखना, ज्यादातर केसेस में ये कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। ये सिर्फ एक चीट कोड है मेरा अपना बना हुआ। ये बहुत सारे केसेस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। 3, 4 और किसका ट्रिपलेट होता है? 5 का। तो अगर मैं आपको यहां पे पूछ लूं 7 का ट्रिपलेट होता है तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो होगा 25 होगा, और सरकमफ्रेंस वाले केसेस में बड़े वाले सर्कल का रेडियस 31 होगा। तीनों चीजें क्लियर है? एक छोटी सी चीज और समझ लो, अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर, अगर इस स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा तो वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसके अंदर अगर हम एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है तो उस सर्कल की मैक्सिमम जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखना, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब करूंगा तो इसका डायमीटर जो होगा वो इक्वल टू दी साइड हो जाएगा। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो स्क्वायर की साइड सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना होगा तो निकाल लोगे, वो आपको बोलेगा कि इसका एरिया भी निकाल के दिखाओ, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर 9 पाई इसका आंसर आ गया। और अगर इसका उल्टा केस आ गया, अगर मुझे सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना है एक स्क्वायर, तो ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, इसमें सर्कल का डायामीटर इसका डायगोनल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसमें इसकी साइड निकलेगी। सर्कल का डायामीटर स्क्वायर का डायगोनल होगा। क्लियर? ये 1 मार्कर की चीजें हैं। ठीक है, 2-3 छोटी बातें और रहेगी, फिर आगे शुरू करते हैं फटाफट से। एक और चीज, किसी भी सर्कल के लिए एरिया और सरकमफ्रेंस कब इक्वल होंगे? तो याद रखना, सिर्फ तब इक्वल होंगे जब रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स का होगा। सरकमफ्रेंस और एरिया अगर इक्वल है तो उस केस में रेडियस पक्का 2 यूनिट्स का होगा। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और, आपने वॉच देखी होगी, वॉच में 2 हैंड्स होते हैं। कौन कौन सा? एक मिनट हैंड, जो लॉन्गर हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, जो स्मॉलर हैंड होता है वो आवर हैंड होता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है।
ये याद रखना है आपको, क्योंकि सिंपल सा तरीका क्या है, मिनट हैंड पूरी रेवोल्यूशन जो एक पूरी करता है वो कितनी मिनट में पूरी करता है? नहीं, 60 मिनट्स में पूरी करता है। वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री का। ये काम आएगा, छोटा सा बेसिक है, किसी कंसेप्ट में काम आएगा, नहीं तो एनसीईआरटी की दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेन। ठीक है, सर्कल तो ठीक ठाक बनता है ना? पूरे सर्कल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब हमसे वो पूछेगा कि सेक्टर का एरिया बताओ क्या है, तो पहले सेक्टर समझना क्या होता है। एक आर्क जिसके एंड पॉइंट्स रेडियस से जुड़े हुए होते हैं वो एक सेक्टर में, पिज्जा का स्लाइस जो होता है वो सेक्टर बनाता है। आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स रेडियस से अगर ज्वाइंट है तो वो एक सेक्टर बनाता है। अब एक चीज समझो, ये पूरे सर्कल का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये पूरे सर्कल का कुछ पोर्शन है, पार्ट है, कुछ फ्रैक्शन है। कितना फ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा कि इसका ये थीटा कितना है। वो आपको ये नॉर्मल बोलेगा कि ये जो रेडियस है ये सबटेंड करते हैं सेंटर पे इतने डिग्री का एंगल, उसको थीटा बोलते हैं। तो ये पूरे सर्कल का वो क्या होता है? एंगल कितने डिग्री का होता है? तो हम इसका यहाँ पे बना देंगे, तो इसका फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा निकला? माइनर सेक्टर का एरिया निकला, यानी ये छोटे वाले का, इस सेक्टर का एरिया निकला ये। तो कई बार वो पूछ लेते हैं मेजर सेक्टर का भी एरिया बता दूं। कई इतने समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो वो है आम जिंदगी। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा आंसर, अगर ये थीटा दिया हो तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लो, यानी 360 माइनस थीटा कर लो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करो, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, मेजर सेक्टर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये पूरी आउटर बाउंड्री कितनी थी? 2 पाई आर। ये क्या है? पूरे सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, तो इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से। ठीक है, और एल अगर कभी गिवन आ जाए बाय चांस, तो इसका एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज हाफ इंटू एल इंटू आर। कभी भी अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी, कोई भी बच्चा ये थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेंगे? हाफ इंटू एल इंटू आर। इससे क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला एरिया का है। ये एरिया के फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज समझो, एक स्पेशल सेक्टर होता है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो थीटा है ना, ये 90 डिग्री है। जब भी आप एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। हमारी जो 4 डायरेक्शंस है ना वो क्वाड्रेंट बनाती हैं। या अगर मैं आपको बोलूंगा, आपने 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो क्वाड्रेंट बनते थे। क्वाड्रेंट, सिंपल सी बात, थीटा कितना होता है? 90 डिग्री का। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यानी अगर आपने घर में पिज्जा मंगाया और उसके सिर्फ 4 पार्ट करें इक्वल, तो सबको 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात है? 3 चीजें पढ़ाई मैंने, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला, माइनर सेक्टर का भी बताया, मेजर सेक्टर का भी बताया, और अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला और बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पे। इसका पेरीमीटर क्या होता है? आपसे वो बोलेगा पेरीमीटर
ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में दिस इज L, दिस इज R, तो आंसर आया L + 2R। ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। इसका मेन टॉपिक अब एक लास्ट है यही कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। पहले समझ लेते हैं सेगमेंट होता क्या। सर्कल, सेक्टर, कॉर्ड। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा तो जब एक कॉर्ड बनाते हैं तो एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और अगर वो कॉर्ड डायामीटर है तो सेमी सर्कल हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी 3 केसेस हैं इस पूरी कहानी में। ठीक है, आज से रामलीला शुरू हुई है, आज से ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो हमारे भी इसमें 3 ही कैरेक्टर है मेन। जो रावण है वो 120 डिग्री वाला है इसका हमारा। तो पहला केस देख लो, केस 1 इज जब थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी क्वाड्रेंट के बारे में जब बात होती है। तो ध्यान से रखना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमने क्या सीखा? 1/4 πr²। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो बेसिकली हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना 2 ही तरीके से सीखा हुआ है, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हीरोन्स फॉर्मूला से। तो अगर 90 डिग्री दिया ही हुआ है तो 90 डिग्री के ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो होती है उसकी 2 साइड्स ही होती हैं। तो इसकी परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस है। इसकी हाइट क्या है? रेडियस ही है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू r²। तो यानी अगर थीटा 90 डिग्री का है तो बहुत सुखी जिंदगी बीतेगी हमारी। और उस केस में इस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ πr² माइनस हाफ r²। ठीक है, ये था केस नंबर 1। ठीक है, अब बताता हूं केस 2। केस 2 है जब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। केस 2 क्या है? जब एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल। ये आपको वर्किंग स्कूल में करके दिखानी है। रीजन क्या आएगा इसका? कि दोनों रेडियस हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। जैसे ही आइसोसेलेस हो गया आप बोलोगे भाई ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। तो दो चीजों रीजन की वजह से, पहला रीजन आप बोल सकते हो कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं तो 9th की थ्योरम बोल सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? कितनी वैल्यू आएगी x की? 60। अब देखो तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के आ गए? तीनों 60 आ गए। तो ट्रायंगल क्या हो गया? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ πr²। किसी को नहीं समझ में आया तो 1/6 क्या करा मैंने? 60/360 कटिंग होगी तो 1/6 πr² माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 r²। r² बोले तो वैसे फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर a², और इसकी साइड क्या है? रेडियस भी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा हैशटैग लगा के एक बात और बता देता हूँ। अगर वो आपको कभी गलती से बोल दे कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल है, अगर वो खुद से बोल दे कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल है, तो भी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा। तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितने केसेस हो गए हमारे? 2 केस हो गए। तीसरा केस एक और कराता हूँ, उसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। तीसरा केस है जब ये एंगल 120 डिग्री का होगा। किसका एरिया निकाल रहे हैं? वापस से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं।
ठीक है। रेडियस में इसमें ले लेता हूँ कुछ भी 10 ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर रेडियस ले लेता हूँ। अब देखो इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा। कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो मेन वर्किंग सिर्फ उसी की सीखनी है। दोबारा से देखो ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। तो बेस एंगल कितने का आएगा, बेस एंगल कितने आएगा 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो अब इस 120 डिग्री वाले एंगल को भूल जाओ। कितने डिग्री का एंगल आया 30 डिग्री का एंगल। आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। जब एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो 9th क्लास की एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी ये जो ए बी कॉर्ड है ये सी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो गई। और ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। मैं काम करता हूँ समझाने के लिए, ये वाला ट्राइंगल बाहर बना लेता हूँ आपके लिए। ये कितने का दिया हुआ था 30 डिग्री का, और ये कितने का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? अब दोबारा से इसके अंदर आपको सिर्फ ट्रिगो की हाइट एंड डिस्टेंस लगानी है। इससे ये P लगाता हूँ, ये कौन सी रेशो में आते हैं P और H, साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ साइन 30 इज इक्वल्स टू P/10, 1/2 इज इक्वल्स टू P/10। तो इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी इस मेरे इस ट्राइंगल का ये आ गया 5 सेंटीमीटर। बेस निकाल लेता हूँ, बेस निकालना है तो कितना, कोई भी रेशो लगा लेता हूँ, ये वाली लगा लूँ, कौन सी लगाऊँ B/10 इज इक्वल्स टू cos 30। cos 30 होता कितना है √3/2, 2 से कटा 5, तो बेस की वैल्यू आ गई 5√3, यानी ये छोटा वाला पार्ट आ गया 5√3। और अभी हमने बोला था कि ये AC और BC इक्वल है, अगर दिस इज 5√3 तो दिस हैज टू बी 5√3, यानी ये पूरा बेस कितना हो गया 10√3। समझ में आया? तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा अब, अगर अब इस मुझे अब वापस से वही वाला फॉर्मूला लगाना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 10 स्क्वायर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इज 5 इंटू 10√3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट निकलेगा पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करना पड़ेगा। पूरा सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट को निकालने का कोई और चीट कोड नहीं है, ठीक है। लास्ट बस एक चीज, बहुत रेयर अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सालों में एक ही बार अटके हैं बच्चे उसके अंदर में, इफ दिस थीटा इज 45 डिग्री या 30 डिग्री कुछ ऐसा अगर एंगल आ गया, 60, 90 और 120 को छोड़ करके कोई आ गया, अगर इसके केस में बोलूंगा तो वो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक अलग सा फॉर्मूला है नया, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपका ये 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के अलावा कुछ और आएगा तो वैसे इसके थ्रू 60 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, 90 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, 45 वाला भी हो जाएगा, लेकिन 120 की वैल्यू नहीं पता ना तुझे, ठीक है। 120 के लिए वैसे एक और फॉर्मूला है, करा नहीं रहा हूँ, वो लिखना नहीं है हमें, हमारे सिलेबस हमें जब 120 जिस तरीके से आता है मुझसे निकालेंगे ना, इसलिए 60 डिग्री में कोई भी बच्चा यहाँ पे 60 पुट करके मत करना, ठीक है। हो सकता है चेकिंग करने वाले को ना आता हो वाला फॉर्मूला तो काट देंगे वो। 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री उसी तरीके से करना है जो अभी समझाया। अगर 45 डिग्री सिर्फ आएगा तो वो भी आपके क्लास में आएगा, अगर स्कूल के प्री बोर्ड में किसी में आया तो आएगा, बोर्ड में 99% नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं हमारी बुक्स में। तो यहाँ पे साइन 45 वैल्यू लगा देनी है बस, ठीक है।
इस चैप्टर के इसका भोग पड़ गया इस चैप्टर का, इसमें और कुछ नहीं है।